What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का हाफ ईयरलीज का फटाफट क्विक रिवीजन करा, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन करा, इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स की पूरी थियरी और न्यूमेरिकल पोर्शन के फॉर्मूलाज का रिवीजन। ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स में मैंने अभी तक इस बार आपको नए चैप्टर्स नहीं कराए हैं, वो मैं फाइनल्स के लिए आपको कराऊंगा, एक एक चैप्टर डिटेल में कराऊंगा, बट जिनके हाफ ईयरली में स्टैट्स आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें पूरी प्लेलिस्ट है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, और वंस यू आर डन विद दैट तो ये रिवीजन वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो वन शॉट में पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाएगा और सारे के सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह रिवाइज हो जाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सब। ठीक है, आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो आओ बेटा, स्टार्ट करा जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर दें। प्रयास तो यही है, और बाकी जो समय लगेगा वो लगेगा। शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट से। आओ जी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों स्टैटिस्टिक्स का, फिर से वो बहुत बेसिक्स के ऊपर है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या काम करती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, बेसिक्स के ऊपर ये चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ साथ मार्क करा दूंगा। आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो हम इकोनॉमिक्स माइक्रो में भी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि हम इकोनॉमिक्स में ये देखते हैं कि एक इंसान का जीवन चल कैसे रहा है। हम बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ की स्टडी करते हैं कि वो कंजम्पशन कैसे करता है, वो प्रोडक्शन कैसे करता है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, पैसे को कैसे यूटिलाइज करता है। इकोनॉमिक्स में हम मेनली पैसे से रिलेटेड चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं कि क्या प्राइस थियरी है, कितना कमा रहा है, तो क्या इनकम थियरी है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसके अंदर हम इंसान की अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, ये सब अच्छे तरीके से पढ़ के चलते हैं। बेसिक कुछ टर्म्स होती हैं छोटी छोटी इकोनॉमिक्स में, जैसे कंज्यूमर जो क्या करेगा, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर जो क्या करेगा, प्रोडक्शन, है ना। स्कार्सिटी हमने माइक्रो में पढ़ ली थी, स्कार्सिटी भी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी। स्कार्सिटी कब होती है? व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स हैं या लिमिटेड हैं। ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, और रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो मल्टीपल वेज में। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ये मैंने आपको बताया था। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन, और एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन, की जो गुड्स बने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करने हैं, लोगों तक पहुंचाने भी तो है, राइट। ये सब बेसिक्स है। फिर माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, ये भी हमने माइक्रो में पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। मेन चीज अब आपकी यहां से शुरू होगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया बेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसेबल टूल इन द हैंड्स ऑफ इकोनॉमिस्ट। इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हमें हमेशा डेटा ड्रिवन स्टडी बताता है कि डेटा से रिलेट करके हम चीजों को पढ़ेंगे। डेटा क्या है, व्हाट इज अ डेटा? जो न्यूमेरिक टर्म में होगा, विद टाइम चेंज होगा, और जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जिस चीज को हम कंपैरिजन नहीं कर रहे वहां पे वो डेटा नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं बेटा, तो स्टैटिस्टिक्स को हम 2 डेफिनेशंस में पढ़ते हैं। एक कौन सी सेंस में? सिंगुलर सेंस में, और एक प्लूरल सेंस में। ठीक है, सिंगुलर सेंस में हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक वो स्टडी है जो हमें चीजों को क्या करने में हेल्प करती है? कंपैरिजंस करने में हेल्प करती है, प्रेजेंट करने में हेल्प करती है, वो स्टैटिस्टिक्स है। और जब हम प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं तो वो ये बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स इज कोपाई। कोपाई याद है? C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये हम काफी सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। स्टैट्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या चीज होगी? एग्रीगेट होगा। यानी स्टैटिस्टिक्स में आप हमेशा चीजों का सम करके, एग्रीगेट करके, एवरेज करके फिर निकालोगे, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो। देखते हो ना, हर चीज में एग्रीगेशन हो रहा होता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हमेशा कैसे एक्सप्रेस्ड होगी? न्यूमेरिकली। कोई भी डेटा होगा ये अफेक्ट होगा कितने कॉजेस से?
मल्टीपल कॉजेज से, यानी उसके कई कारण होंगे जिसकी वजह से वो ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण होंगे। हो सकता है प्राइस कम हो सकता है इनकम बढ़ रही हो सकता है फैशन में आ रही हो वो चीज, तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं उसके। इसके बाद स्टैट्स की एक्यूरेसी हमेशा कैसी होती है, रीजनेबली एक्यूरेट होता है, मतलब काफी हद तक एक्यूरेट होता है। 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की पॉसिबल नहीं है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हम डेटा को प्लेस करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर। मैंने बोला ना हमेशा कंपैरिजन होगा, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल नहीं है। स्टैट्स में डेटा कलेक्ट करते हो फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। इसका मतलब हमेशा आप जब भी डेटा कलेक्ट करोगे फॉर अ पर्पस करोगे, बिना पर्पस के डेटा कलेक्ट कोई नहीं करता। क्या करेंगे उसका, स्टैटिस्टिक्स को हम या एनिमिरेट कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमिरेट का मतलब एक एक आइटम आपने जाके अच्छे से कलेक्शन करा, और एस्टिमेशन का मतलब होता है कि बस एक अंदाजा लगा लिया कि ये चीज ऐसे होगी या नहीं होगी। और स्टैटिस्टिक्स में डेटा हमेशा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सिस्टमैटिकली। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हमारे पास दो प्रकार का डेटा होता है, बताओ कौन कौन सा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जो चीज हम लोग नंबर में लिख सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, जो नंबर में नहीं लिख सकते वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, जैसे आपकी हाइट वेट, क्या हम इसको नंबर्स में लिख सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन किसी इंडिविजुअल की ब्यूटी, इंटेलिजेंस, आईक्यू, ये हम नंबर्स में नहीं लिख सकते, तो ये कैसा डेटा है, क्वालिटेटिव। तो अगर हम बोले ब्यूटी, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, लीडरशिप, ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव। और हम बोले प्रोडक्शन, इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये नंबर्स में हो सकता है, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल आता है इसके अंदर, सावधान इंडिया सवाल, स्टेजेस कितने होते हैं स्टैट्स के। तो स्टेजेस मैंने आपको पहले बताया, COPAI, 5 स्टेजेस होते हैं स्टैट्स के। कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं, C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे, इस पे पूरे पूरे चैप्टर हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, हम उसको ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। फिर P का मतलब प्रेजेंटेशन, हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि सामने वाला कंपेयर कर पाए। देन एनालिसिस, उसको डिटेल में एनालाइज करना और फिर उससे रिजल्ट्स निकालना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलें, स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट है, तो हम बोलते हैं ये बोथ है, इट इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट। ठीक है, साइंस क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ साइंटिफिक रूल्स बनाए हुए हैं जो लोगों ने ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके बनाए। अब हम मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, सीधा फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना कि भैया मीन निकालना है एक्स बार, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सब जगह यही फॉर्मूला चलता है। अब जहां पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है उसको साइंस बोलते हैं। वहीं पे अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो क्या हर इंसान का डेटा कलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होगा, वो एक आर्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक रूल्स फॉलो करता है। आर्ट क्यों है, क्योंकि स्किल लगता है, जजमेंट लगता है डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो हम किसी स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं और कुछ स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फेरेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल में क्या फर्क होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होती है ना बेटा, इसमें कंक्लूजन्स हम ड्रॉ नहीं करते, रिजल्ट्स नहीं निकालते, बस डेटा को प्रेजेंट करते हैं मेनली। तो इसमें क्या होता है, इट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, बस एनालिसिस पे आगे रुक जाएंगे। जबकि हम इन्फेरेंशियल की बात करेंगे तो इसमें क्या निकलेंगे, कंक्लूजन्स निकलेंगे। ठीक है, पहले वाली में कोई कंक्लूजन्स नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में वो बस डिस्क्राइब करेगा, बस डेटा को बताएगा। और इन्फ्रेंशियल किस पे लेके आएगा, एक कंक्लूजन पे लेके आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है एक्चुअल। ठीक है बेटा जी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, स्टैट्स के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, बताओ जी। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन है कि ये सिर्फ किसकी स्टडी करता है, क्वांटिटेटिव डेटा की। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक देश के लिए, या किसी भी चीज की जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, जितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव डेटा होता है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव डेटा भी होता है। ठीक है, मैं अपनी बात करूं कि भैया मैं हर साल अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा हूं, वो एक क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन उसके पीछे कितना हार्डवर्क लग रहा है, वो एक क्वालिटेटिव डेटा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो क्वांटिटेटिव बताएगा स्टैट्स, क्वालिटेटिव की बात ही नहीं करेगा। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद दूसरा, स्टैट्स में सिर्फ किसकी बात होती है, एग्रीगेट्स की। इसके अंदर इंडिविजुअल आइटम को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जैसे हमने बोला कि भाई एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ठीक है, इसमें जो प्रॉफिट हुआ पहले साल 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़। ठीक है, ये 2023 में, ये 2024 में, ये 2025 में। ठीक है, अब जो कंपनी बी है इसमें प्रॉफिट हो रहा है पहले 3 करोड़,
फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़। ठीक है, हमने किसी स्टैटिस्टिक्स वाले बंदे से पूछा बताओ भाई कौन सी कंपनी बढ़िया है, उसने बोला एवरेज कर लो यार प्रॉफिट्स का। तो एवरेज कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितना आ जाएगा, 2 करोड़। इसका एवरेज करूं तो 2 करोड़। उसने बोला दोनों कंपनियां एक जैसी हैं, चाहे आप ए देख लो चाहे आप बी देख लो, एवरेज प्रॉफिट दोनों का कितना आ रहा है, 2 करोड़ आ रहा है। भाई मीन तो यही बोलता है, लेकिन अब क्या आपको डेटा देख के लग रहा है कि दोनों एक जैसी हैं? ए में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, पहले साल 1 कमा रहा था, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। बी की बात करूं तो डाउनफॉल पे है, वो तो कम होता जा रहा है, तो ये तो डूबती जाएगी कंपनी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स बोलता है नहीं, दोनों बराबर है। ये एक लिमिटेशन है। स्टैट्स हमेशा किसकी बात करता है, एग्रीगेट्स की। इंडिविजुअल आइटम्स को ये कवर नहीं करता। ठीक है, तीसरी इसकी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको डेटा कंपेयर करना है तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम्स होनी चाहिए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली नहीं चलेंगी। ठीक है, चौथा पॉइंट भी इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू है, लेकिन कौन से बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे। भाई यहाँ पे बात सही है कि 2-2 करोड़ ही है प्रॉफिट एक्चुअल में अगर एवरेज निकाले, लेकिन एवरेज बेसिस पे है, असल में कुछ और चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या ये मिसलीडिंग भी हो सकता है विदाउट कॉन्टेक्स्ट? अब अगर मैं आपको ये चीज ना दूं, मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट ना दूं और आपको बोलूं दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों का एवरेज 2 करोड़ है, तो बताओ कौन सी बढ़िया? आप कहोगे दोनों एक जैसी हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं फिर आप पकड़ लोगे, है ना? तो बोल रहा है कि रिजल्ट्स जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है स्टैट्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए होती है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है। भाई अब कोरिलेशन निकालना है, इंडेक्स निकालना है, हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है, एक्सपर्टीज चाहिए, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है रिजल्ट्स का क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। लोग अपने फायदे के लिए इधर उधर डेटा को मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार लिमिटेशंस बहुत बड़ी। ठीक है, आओ जी, अब स्टैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। भाई देश की पॉपुलेशन कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, क्या ये सबका डेटा हमें सरकार निकाल के दे रही है? तो स्टैटिस्टिक्स ही ना होता तो हमको कैसा पता चलता देश की नेशनल इनकम कितनी है? ये सब स्टैटिस्टिक्स में तो पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद स्टैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर स्टैट्स होगा तो हम चीजों को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि लास्ट ईयर कितनी पॉवर्टी थी, इस साल कितनी पॉवर्टी है, लास्ट ईयर कितना इन्फ्लेशन था, इस साल कितना इन्फ्लेशन है। ये डेटा से ही तो पॉसिबल है, राइट? स्टैट्स में हम क्या स्टैब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप्स। कैसे रिलेशनशिप्स, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। हर चीज का रिलेशन है, ये स्टैब्लिश करने में कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ थियोरीज भी फॉर्म करते हैं, चाहे वो एवरेजेस की स्टडी हो, चाहे वो इंडेक्स की स्टडी हो। हमने कुछ ना कुछ थियोरीज फॉर्म करी है या नहीं करी है? स्टैट्स आपको हेल्प करता है क्या करने में, फोरकास्टिंग करने में। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में चीजें बताने में। अगर आप किसी कंपनी का डेटा पढ़ोगे और आपको दिख रहा है कंपनी ए कंपनी बी, तो क्या आप बता पाओगे कि फ्यूचर में कंपनी ए तो अच्छा चलेगी, कंपनी बी शायद इतना अच्छा ना करे? तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ? वैसे पॉसिबल नहीं था। क्या स्टैट्स आपको पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करती है? सरकार जो है वो पॉलिसीज भी बनाती है स्टैटिस्टिक्स देख के। भाई जब भी गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट का डेटा देखती है, उन्होंने क्या काम करा, किस तरीके से करा, क्या पहले चल रहा था। अब दिल्ली में नई गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट, उससे पहले आम आदमी पार्टी थी, उससे पहले कोई और गवर्नमेंट होगी, जो भी अगली बार कोई और होगी, जो भी गवर्नमेंट आती है वो पहले क्या पिछले वालों का डेटा देख सकती है, फिर वो अपने नए डिसीजंस नई पॉलिसीज बना सकती है। तो स्टैट्स आपकी हेल्प करता है क्या करने में, पॉलिसीज बनाने में। ठीक है, और स्टैट्स ही आपकी मदद करता है क्या ढूंढने में, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो देश के लिए सबसे अच्छा हो, वो भी आप डेटा से ही निकाल पाओगे, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यूज एंड मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज कब होता है, कब स्टैट्स को मिस यूज किया जा सकता है? अगर डेटा कैसा हो, इनकम्प्लीट हो, चार्ट्स कैसे हो, मैनिपुलेटेड हो, आपने ऊपर नीचे कम ज्यादा करके बनाए हुए हैं, अगर कंपैरिजन कैसे करा गया, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, डिटेल नहीं दी गई, और पीपल यूज डेटा विदाउट स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग, तो डेटा मिसयूज हो सकता है, स्टैट्स का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, अगर मिसयूज नहीं करना तो कैसे बच सकते हो? सबसे पहले आप क्या रहो, अपने पॉइंट पे क्लियर रहो। टूल्स कैसे यूज करो, करेक्ट, डेटा को केयरफुली और लॉजिकली इंटरप्रेट करो।
और वो डेटा उठाओ जो आपके लिए रिलायबल है, अनरिलायबल या अनइंपॉर्टेंट डेटा आप यूज मत करो। ये टॉपिक बस रीड ओनली है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये तो हमने सब पढ़ी ली थी, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 2। अब यहां से वो चल जाएंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है सबसे पहले डेटा का कलेक्शन। पहले वाले चैप्टर से स्टैट्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, स्टैट्स की लिमिटेशंस, स्टैट्स के टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, बस दैट इज इट, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। चलो बताओ, जब डेटा कलेक्ट करते हैं बच्चों तो इंपॉर्टेंट होता है सोर्स। सोर्स का मतलब डेटा कहां से आ रहा है ना। तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अगर जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए आप उसी से जाके कलेक्ट कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सोर्सेस। जो डेटा कलेक्ट होगा उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी डेटा, ठीक है। जिसके बारे में जानकारी चाहिए वो आप कहीं और से कलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। आप आज क्लास में नहीं आए तो मैंने आप ही को कॉल करा कि भाई कहाँ रह गए, आपने बोला मेरा बर्थडे है तो आज पार्टी है, मैं आज नहीं आऊंगा, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। आप आज नहीं आए, मैंने सीधा आपके पापा को फोन करा कि भाई आज मिस्टर एक्स आए नहीं, क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला उसका उनका बर्थडे है आज तो आज छुट्टी है। मैंने कहा ठीक है जी, डेटा तो मिल ही रहा है दोनों जगह से, अगर आप ही से ले रहा हूं तो प्राइमरी, किसी और से ले रहा हूं तो सेकेंडरी, ठीक हो गया बेटा जी। चलो अब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यही इस चैप्टर से पेपर में आता है, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं या मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के। तो हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, बताओ कौन कौन से, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस। फुल फॉर्म लिख के आना, ये पक्का पेपर में आता है, इस चैप्टर से अगर सवाल आएगा तो यही आएगा और कुछ नहीं आने का। इसकी सूटेबिलिटी, इसके मेरिट, इसके डीमेरिट पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। डीपीआई किसको बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हुज डेटा इज रिक्वायर्ड। जिसका डेटा चाहिए उसी से पूछ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये कहां पे चलता है, जहां पे एरिया छोटा हो, भाई बड़ा एरिया होगा तो डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, वेयर एरिया इज स्मॉल, आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब लिख देना कि ये सब चाहिए, तो वहां पे चलता है ये डीपीआई, ठीक है। और कहां पे इसके लिमिटेशंस क्या है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, ये सब इसके लिमिटेशंस में लिख देंगे हम, ठीक है। आईओआई क्या होगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब आप डेटा जिसके बारे में चाहिए उससे ना पूछ के किसी और से इनडायरेक्टली लेते हो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आईएलएस किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। जब हमें कॉन्टिन्यूअस डेटा चाहिए होता है कि किसी के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली नजर रखनी है जी, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो फिर हम उसके आसपास वाले बंदों को पकड़ लेते हैं कि भैया पूरा इन पे नजर रखो और हमें कंप्लीट डेटा दो, उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स का क्या मतलब होता है, जब हम एक फॉर्म फिल कराते हैं उसके अंदर डेटा भरवाते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चनेयर, ठीक है। अब क्वेश्चनेयर 2 तरीके से दी जा सकती है, अगर जिसका डेटा चाहिए वो पढ़े लिखे लोग हैं फिर आप मेलिंग में चले जाओगे, आप उनको मेल कर दोगे और वो मेल बैक कर देंगे आपको फिल करके। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, उसका नाम होता है एनिमिरेटर। एनिमिरेटर जाएगा डेटा खुद से भर के लेके आएगा, इसको बोलते हैं एनिमिरेटर्स मेथड। अगर पढ़ा लिखा ऑडियंस है तो उसको आप मेल कर दो, वो भर के भेज देगा, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर एनिमिरेटर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो मेलिंग थोड़ा सस्ता होता है, एनिमिरेटर महंगा होता है। मेलिंग में कम लोगों की जरूरत है, एनिमिरेटर में ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो कई बार इसमें भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, 4 चीज समझ में आ गई, 4 मेथड, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस और आईक्यूएस। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चनेयर और शेड्यूल्स में क्या फर्क होता है, बताओ जी। क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में क्या फर्क होता है, क्वेश्चनेयर जो है वो आप मेल भी कर सकते हो, लेकिन शेड्यूल एनिमिरेटर के हाथ से ही जाएगा, एनिमिरेटर का भी मेल नहीं होगा, एनिमिरेटर कह रहा हूं, शेड्यूल का भी मेल नहीं होगा। देखो लिखा हुआ है, बोथ शो सेट ऑफ क्वेश्चंस बट इन केस ऑफ क्वेश्चनेयर द आंसर्स आर टू बी रिकॉर्डेड रिटन बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ। सामने वाला खुद से उसको लिख के आपको मेल भी कर सकता है, लेकिन जो शेड्यूल है इसमें आंसर जो है वो कौन रिकॉर्ड करेगा, एनिमिरेटर ही करेगा, यानी इसके अंदर मेलिंग मेथड नहीं चलता, ठीक है बेटा जी। ये क्वेश्चन इसमें से दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक अच्छा क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, एक तरीके का एक अच्छा फीडबैक फॉर्म कैसा होना चाहिए।
सबसे पहले क्या बोलेंगे उसमें, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, लिमिटेड। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सिंपल। उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब जो सामने वाले को ऑफेंड करे, समझ गए ना, है ना। सबसे ज्यादा खुश हो गया एकदम। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब कोई भी ऐसी चीज मत पूछो जो किसी तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, है ना। यूजुअली कंट्रोवर्सीज किस चीज पे होती है, जाति पे, धर्म पे, तो ऐसे सवाल नहीं पूछने, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप पहले से प्री टेस्टिंग करके रखो। अगर आपने 1 करोड़ लोगों से क्वेश्चन फिल कराना है तो 10-20 से पहले प्री टेस्टिंग कर लो कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। प्री टेस्टिंग करने के बाद ही आप फाइनल क्वेश्चन चलाओ, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और रिक्वेस्ट करो किस चीज के लिए, रिटर्न के लिए, कि भैया भर के कर देना वापस। कोई भी एनी 6 आपके लिए यहाँ पे काम कर जाएंगे, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, कोई भी 6 यहाँ पे आपके चल जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया बेटा जी, ठीक है। अब अगर मुझे सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना हो, ये सब तो प्राइमरी के लिए था, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना हो तो भाई सेकेंडरी तो जो ऑलरेडी छपा हुआ है वहां से लेना है ना। इसके कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड तो है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पब्लिश ही हुआ नहीं। पब्लिश सोर्सेज कौन कौन से हैं भाई, सरकारी पब्लिकेशंस हो सकती हैं, सेमी गवर्नमेंट हो सकती है। सेमी गवर्नमेंट मतलब जो लोगों ने, उसमें गवर्नमेंट भी आ गई, उसके अंदर प्राइवेट वाले भी आ गए, मिलजुल के डेटा कलेक्ट करा, उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। फिर रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज हो सकती हैं, ट्रेड एसोसिएशन हो सकती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जो पीएचडी वगैरह कराते हैं ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वहां लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। इनसे आप ये डेटा ले सकते हो, ठीक है। इंडिया लेवल पे कौन कौन से सोर्सेज हैं ये याद रखने हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनएयर, क्वेश्चनएयर में कितने प्रकार के सवाल डाल सकते हो, सिंपल, एमसीक्यू, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओपन एंडेड। ये तो वैसे ही है, रीड ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर से। 3 सवाल आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, मेथड्स, टीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस, और क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन है। बस ये 3 टॉपिक आपको यहां से तैयार करने हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या होगा, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली फ्रॉम इन्फॉर्मेंट, ठीक है, जबकि सेकेंडरी जिसके बारे में चाहिए उससे नहीं, फ्रॉम सम अदर पर्सन हु पोजेस दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर पॉइंटर्स बना देना कि प्राइमरी जो है हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, सेकेंडरी किसी अदर डेटा, किसी अदर पर्पस के लिए कलेक्ट करा गया होगा, अब आप उसको अपने पर्पस में यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको कंपेयर कर सकते हो कॉस्ट की टर्म्स पे, इसके बाद आप इसको कंपेयर कर सकते हो मनी की टर्म्स पे, एफर्ट की टर्म्स पे, एक्यूरेसी की टर्म्स पे, ये सारे पॉइंटर्स आप वहां पे बना सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये तो हमने सब देखी हुई है, इसमें कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। ये एक चीज है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होता है, जो आपकी क्वेश्चनएयर का जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 3, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सेंसस और सैंपल, बताओ जी, सेंसस किसको बोलते हैं, सैंपल किसको बोलते हैं, बताओ दीक्षित जी। सेंसस क्या है, सैंपल क्या है। सेंसस वो है जब आपकी जो पॉपुलेशन है, पहले तो पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जनसंख्या नहीं है यहाँ पे पॉपुलेशन या यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो वो आपका पॉपुलेशन है, द आइटम्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल की स्टडी कर रहा हूं जिसमें 200 बच्चे हैं, तो मेरी पॉपुलेशन 200 हो गई, ठीक है। अब मुझे उन बच्चों की हेल्थ का डेटा चाहिए कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हेडेक होता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी आईसाइट वीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओबीज हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो टाइम से उठते नहीं, कितने ऐसे बच्चे हैं फोन ज्यादा चलाते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर मैं 200 के 200 से वो जानकारी ले रहा हूं तो वो कौन सा मेथड हो गया, सेंसस। सबसे जानकारी ले ली तो सेंसस हो गया, कि एक एक आइटम को स्टडी करना है, वो कौन सा हो जाएगा, सेंसस। अगर मैंने 200 से जानकारी नहीं ली, मैंने 200 में क्या करा, 4 ग्रुप बना दिए, मैंने 200 की जगह बोला 50 बच्चे 50 बच्चे 50 बच्चे 50 बच्चे, अलग अलग कर लो। अब 5 का डेटा यहां से ले लिया, 5 का यहां से ले लिया, 5 का यहां से ले लिया, 5 का यहां से ले लिया, मैंने बोला हो गई स्टडी। ये क्या हो गया, सैंपल, ठीक है, कि भाई बच्चे तो सब एक जैसे ही हैं। 5 का मैंने स्टडी कर लिया, इसको कौन सा मेथड बोलूंगा, सैंपल मेथड, ठीक है। तो सेंसस में क्या होता है, इन विच डेटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। क्या फायदे होंगे ऐसे करके, ये ज्यादा रिलायबल होगा, इसमें बायसनेस
कम होगी क्योंकि आपने हर चीज कवर कर ली। उसके बाद इसके अंदर जानकारी कैसी होगी, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब फुल डिटेल्ड, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन भी करी जा सकती है, ठीक है। इनडायरेक्ट की जरूरत यहां पे नहीं है। डीमेरिट क्या क्या है जी इसके, पैसे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लोग चाहिए हर चीज को स्टडी करने के लिए, और लार्जर इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर 140 करोड़ लोगों का डेटा चाहिए तो क्या सबका डेटा कैसे लेके आएंगे, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सैंपल क्या होता है जी, द मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, ठीक हो गया। इसके क्या फायदे हैं, ये इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है एरर का, लार्ज इन्वेस्टिगेशन में चलेगा ये, छोटी इन्वेस्टिगेशन में नहीं चलेगा। बताओ, छोटी में तो डायरेक्ट कर लो ना, सबको कवर कर लो, सेंसस कर लो, यहाँ पे क्या चलेगा, लार्ज में सैंपल चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो तो वहां पे सैंपलिंग ही करते हैं सब, सही है जी। और ये ज्यादा साइंटिफिक भी है, ओके। डीमेरिट की बात करें तो पार्शियल है, इसके अंदर पार्शियलिटी पॉसिबल है, आप अपने हिसाब से चीजें दिखा सकते हो। अब अगर मुझे 200 में से ये दिखाना चाहता हूं मैं कि सब बच्चे हेल्दी हैं, तो जो मैं 5-5 का ग्रुप लूंगा, मैं सिर्फ हेल्दी वाले बच्चे ले लूंगा, अनहेल्दी लूंगा ही नहीं उसमें। तो क्या पार्शियलिटी पॉसिबल है? बाद में कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा जी मैंने तो सैंपलिंग करी थी, अब उसमें सारे हेल्दी आ गए, इसमें मेरी क्या गलती, ठीक है या नहीं है। तो पार्शियल हो सकता है। कंक्लूजन कैसे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। उसके बाद डिफिकल्टी होती है कि भैया कौन सा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो जो 5-5 हैं, वो क्या गारंटी है कि सारे उसको पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देंगे, कभी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। बहुत डिफिकल्ट होता है सैंपल फ्रेम करना, और सैंपलिंग करने के लिए कैसी नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज। नॉर्मल नॉलेज से सैंपलिंग नहीं होगी। लो जी, ये आ गया अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सावधान इंडिया सवाल इस चैप्टर का सबसे पहला। कितने प्रकार की सैंपलिंग हो सकती है? हमने याद करा है RPSSQC। RPSSQC का क्या मतलब होता है? सबसे पहले R मतलब रैंडम सैंपलिंग। रैंडम मतलब आप रैंडमली किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर लो। भाई 50-50 के 4 ग्रुप बनाए थे और उसमें से 5-5 सेलेक्ट करे थे, कोई भी 5-5, आंख बंद करी 5 पकड़ ली, चल भाई, ये कौन सी सैंपलिंग हो गई, रैंडम। पर्पसिव किसको बोलेंगे? जो आप विद पर्पस करोगे, अपने पर्पस के अनुसार करोगे। मुझे दिखाना है जी कि सारे बच्चे जो हैं वो फिट है, तो मैं सारे कौन से बच्चे उठा लूंगा, फिट वाले 5 उठा लूंगा। मुझे दिखाना है कि जी सारे बच्चे वीक हैं, तो मैं कौन से उठा लूंगा, वीक वाले उठा लूंगा। मुझे दिखाना है कि जी जो सारे बच्चे हैं वो लेस एक्टिव हैं, तो कौन से वाले उठा लूंगा, लेस एक्टिव वाले उठा लूंगा। तो यहाँ पे मैं अपने पर्पस के हिसाब से करूंगा, ये हो गया पर्पसिव। तीसरा कौन सा आ गया, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स। यस, जब भी आप सैंपलिंग ग्रुप्स बना के करते हो, जैसे मैंने अभी 50-50 के ग्रुप बना के सैंपलिंग करी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। समक्ष पॉपुलेशन के लिए बेटा सेंसस होता है, पॉपुलेशन के लिए सैंपल नहीं होता। पॉपुलेशन के लिए हमेशा क्या होता है, सेंसस। एक एक के घर जाके पॉपुलेशन काउंट होती है, इसीलिए पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए सरकार 10 साल मांगती है। हर बार जो पॉपुलेशन का डेटा आता है वो कितने साल के बाद आता है, 10 साल के बाद, क्योंकि 140 करोड़ को नापना है। उनके घर जा जाके कि कितने आपके घर में लोग हैं, पहले तो इतने थे, वो पहले वाले कितने चल बसे और कितने और आ गए, तो सबका डेटा चाहिए ना। तो सरकार कितना टाइम मांगती है पॉपुलेशन जांचने के लिए, 10 साल, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक में बेटा हम सैंपलिंग कैसे करते हैं, याद करो। सिस्टमैटिक का मतलब मैथमेटिकल, याद है जब मैंने बोला भाई 200 है, 200 में 20-20 की लाइन लगा लो या 10-10 की लाइन लगा लो, चलो 20-20 की लगा लो, तो 20-20 की कितनी लाइनें हो जाएंगी, 10 लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब जो पहले में से सेलेक्ट करूंगा, सपोज मैंने पहले में सेलेक्ट कर लिया 7th, ठीक है, तो अगले में कौन सा होगा, 27, 20-20 किया ना इस बार, तो अगले में कौन सा होगा, 47, अगले में कौन सा होगा, 67, अगले में कौन सा होगा, 87, मतलब ऐसे, क्योंकि 20-20 की लाइन बनाई। अगर 10-10 की बनाता तो पहला 7th है तो दूसरा 17, तीसरा 27, फिर 37, वो ऐसे चलता रहता एवरी nth आइटम। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है। फिर कौन सी सैंपलिंग होती है, कोटा। बताओ जी, कोटा में भी ग्रुप्स बनते हैं बेटा, लेकिन ग्रुप्स किस आधार पे बनते हैं इस बार, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जैसे हमने बोला भाई 200 बच्चे हैं, 200 में से रूरल अलग कर दो और अर्बन
अलग कर दो। तो इस बार जो मैं ग्रुप्स बना रहा हूं, क्या मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बना रहा हूं, फिर उसमें से सैम्पलिंग करूंगा। यहां पे तो बस ग्रुप्स बना रहा था, उनका आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज के बेसिस पे बनाएंगे। इसको बोलते हैं कौन सी सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस एज पर योर कन्वीनियंस, जो बढ़िया लगे वो कर लो, जो बढ़िया ना लगे वो छोड़ दो, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसमें आप मिक्स करके भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आर का मतलब रैंडम, पी का मतलब पर्पसिव, एस का मतलब अगला एस सिस्टमैटिक, देन क्यू कोटा और सी कन्वीनियंस। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। मेरिट्स डीमेरिट्स हम अलग अलग मेथड्स के अलग अलग जगह लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग और हैफेजार्ड सैम्पलिंग में क्या फर्क होता है। हैफेजार्ड में ध्यान रखना बेटा, कोई रूल्स नहीं होते। हैफेजार्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है। ये वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें मैं, अपने पास याद रखो इसको। हैफेजार्ड का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर कोई भी रूल नहीं होते, ठीक है। यानी कि रैंडम में देखो बोल रहा है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग, और हैफेजार्ड में क्या बोलेंगे? नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। इसके अंदर कोई रूल्स वगैरह नहीं सकते, बस मेन इतना ध्यान रखना, ओके। इसके बाद सेंसस मेथड देख लिया, सैंपल देख लिया, कोटा देख लिया, कन्वीनियंस देख लिया, सब हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको कंपेयर करना हो दोनों को तो इन बेसिस पे करना, कौन कौन सी सैम्पलिंग को? सेंसस को और सैंपल को। एक में कवरेज कैसा होगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं सेंसस, और एक में लिख देता हूं सैंपल। कवरेज बताओ जी, सेंसस में कैसा कवरेज होगा? फुल, है ना। सैंपल में कैसा कवरेज होगा? इसके अंदर इनकम्प्लीट कवरेज होगा, भाई सबको कवर नहीं करेगा। सूटेबिलिटी, सेंसस कहां पे चलेगा? वेयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, और सैंपल कहां पे चलेगा? लार्ज। एक्यूरेट ये ज्यादा होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। कॉस्ट किस में ज्यादा आएगी? इसी में ज्यादा आएगी, इसमें थोड़ी सी कम आएगी। टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा सा कम लगेगा। नेचर ऑफ आइटम्स पहले वाले में अलग अलग होंगी, हेट्रोजीनियस, इसमें कैसी होंगी? होमोजीनियस, तभी तो सैंपल बनेगा, सारी सेम वाली लेनी है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन दोनों में हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें आपने हर चीज की आइटम स्टडी करी है, ठीक है। कोई भी 4 पॉइंटर्स आप याद रख सकते हो, ओके। आओ जी, इसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 4, जिसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को अब हमें क्या करना है? प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना इस तरीके से कि क्या हो पाए? कंपैरिजन हो पाए, ठीक है। अब जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे करते हैं, यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस किस आधार पे कर सकते हैं? ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल का मतलब टेरिटरी के बेसिस पे, ठीक है। जैसे हमने एशिया कप में क्लासिफिकेशन करा, ये टीम इंडिया, ये टीम श्रीलंका, ये टीम बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान, एक और भी है उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है या नहीं है? ठीक हो गया। तो ये हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पे करा, सही है। अब क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम वाइज, 2010 का डेटा, 12 का डेटा, 15 का डेटा, 20 का डेटा, ये होता है क्रोनोलॉजिकल। क्वालिटेटिव कौन सा होता है? जिसमें हम डेटा को क्वालिटीज की टर्म्स में लिखते हैं, ऑनेस्टी की टर्म्स में, लॉयल्टी की टर्म्स में। अगर ऐसा डेटा है तो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आप पढ़ते ही हो, न्यूमेरिकल डेटा, वो सब क्वांटिटेटिव है। सिंपल और मैनीफोल्ड किसको बोलते हैं? एक ही चीज की स्टडी हो रही है तो वो सिंपल है, और फिर फर्दर और हो रही है तो मैनीफोल्ड हो गया, ठीक हो गया। अब मैनीफोल्ड में याद करो और भी चीजें होती थी। टेबल में होता था, टेबल में अगर टेबल एक ही चीज बता रहा है तो सिंपल या वन वे, फिर मैनीफोल्ड में डबल, ट्रेबल एंड देन मैनीफोल्ड। अभी आएगा आगे, कोई नहीं। चलो सीरीज बताओ कितने प्रकार की होती है? इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्क्रीट कौन सी है? जिसमें एक्स भी होगा और एफ भी होगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये आई गया, सही है जी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कौन सी होती है? जिसमें दूसरा वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूड होता है, यानी अगर 0 to 10 है तो इसमें 10 नहीं आएगा, 10 अगली में आएगा। 10 से 20 है तो इसमें 20 नहीं आएगा, 20 अगली में आएगा। 20 से 30, ये कौन सी सीरीज है?
एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, अब सारी आइटम कवर होंगी। ये कौन सी हो गई? इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये हो गई इंक्लूसिव, ये हो गई एक्सक्लूसिव। ओपन एंड कौन सी होती है? लेस देन मोर देन वाली, जिसका एक एंड खुला होता है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ये ओपन एंड होती है। सीएफ, जिसमें फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो। मिड वैल्यू, जिसमें मिड वैल्यू दी हुई हो। तो मिड वैल्यू से अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी हो तो कैसे निकलती है? मिड वैल्यू में ऐसे सीरीज दी हुई है, मिड वैल्यू दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब हमको लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालनी है, तो हम लिखेंगे m प्लस हाफ आई और m माइनस हाफ आई, ये है, ठीक है। जैसे पहले वाले का मिड वैल्यू कितना है? 10, तो 10 प्लस हाफ इंटू इंटरवल, इंटरवल कितने कितने हैं? 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो 10 प्लस 5, 15, ठीक है। अब ऐसे ही 10 माइनस हाफ आई, ये आ गया 10 माइनस 5, कितना आ जाएगा? 5। तो इसकी जो पहले वाले की बनेंगे वो 5 से 15 बन जाएगी। तो मिड वैल्यू अपने आप इसकी 10 हुई या नहीं हुई? है ना। तो बस ये फॉर्मूला के लिए ध्यान रखना, m प्लस हाफ आई एंड m माइनस हाफ आई। अगर एक नंबर में पूछ ले, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चलता है 10-20 किसके बीच बीच में आएगा, ओरली हो जाता है वैसे तो, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर बस मेनली यही है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? अच्छा, सैम्पलिंग में कम होगी बेटा, यस समक्ष बताओ, वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो भी चीज न्यूमेरिकल टर्म में मेजर हो सकती है और विद टाइम चेंज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल में हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो फुल नंबर्स में चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फुल नंबर्स में चेंज नहीं होते। जैसे 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 आपकी हाइट, भाई आपकी हाइट है तो वो 5 फुट के बाद सीधा 6 फुट नहीं होगी, वो कैसे होगी? 5-1, 5-2, 5-3, कुछ वेरिएबल तो ये होते हैं, है ना। अब आपका वेट है, अगर आपका वेट आज 50 किलो है तो हो सकता है कल 50.2, फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद 50.5 हो, 50 के बाद सीधा 51 या 60 थोड़ी ना होगा, है ना। लेकिन अगर हम एज की बात करें, एज, भाई तुम 16 के हो तो इसके बाद कितने के हो गए? 17। तुम पूरे साल 16 को 16 ही बोलोगे, या ऐसे बोलते हो 16 साल 26 दिन 4 महीने, ऐसे तो कुछ नहीं बोलते। या 16 के बाद क्या बोलोगे? 17, ऐसा ही तो होगा। या कोई तुम दीक्षित जी से पूछे आपकी एज कितनी है, जिसने कहा 16 साल 4 महीने 26 दिन 4 घंटे 20 सेकंड, ऐसे बता दिया इसने, बताओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो एक तो वो है जो फुल नंबर्स में चेंज हो रहा है वेरिएबल, और एक वो है जो फुल नंबर्स में चेंज नहीं हो रहा, इसी को हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है बेटा, परफेक्ट। चलो जी, इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलो, डेटा को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं बच्चों हमारे पास? डेटा को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव टेक्सचुअल मेथड, वी हैव टेबुलर मेथड, एंड देन वी हैव ग्राफिकल मेथड। टेक्सचुअल का मतलब जो टेक्स्ट में होगा, द प्रेजेंटेशन with clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। जैसे ये सब लिखा हुआ है, ये सब टेक्स्ट है। टेबुलर की बात करें तो क्या बना हुआ होगा? टेबल बना हुआ होगा। इट इन्वॉल्व्स ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ फॉर्म डिजाइन टू elucidate द प्रॉब्लम अंडर कंसीडरेशन। ये टेबल फॉर्म में होगा। अब एक टेबल में क्या क्या आता है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने एक टेबल बनाया था, टेबल के कंपोनेंट्स देखे थे। सबसे ऊपर क्या आता है? टेबल नंबर। उसके बाद उस टेबल का टाइटल। अगर टाइटल फुल्ली कंपैटिबल नहीं है, हमको और जानकारी देनी है, फिर वो कहां दिया जाएगा? हेड नोट में, ठीक है। उसके बाद ये स्टब्स और कैप्शन, बताओ किस किस की हेडिंग होती है? स्टब्स किसकी हेडिंग होती है? रोज की। और कैप्शन किसकी हेडिंग होती है? कॉलम्स की, ठीक है। बॉडी या फील्ड किसको बोलते हैं? उस टेबल के अंदर जो भी जानकारी लिख रहे हो उसको बोलते हैं बॉडी या फिर फील्ड। फुटनोट किसको बोलते हैं? जो टेबल के नीचे और जानकारी है वो फुटनोट। और सोर्स का मतलब कि डेटा कहां से कलेक्ट किया, वही प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स, ठीक हो गया। एक अच्छी टेबल किसको बोलेंगे बेटा? ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसी टेबल जिससे इजीली आप क्या कर पाओ? कंपैरिजन। जिस चीज पे स्पेशल फोकस है उसको क्लियरली बताए। टेबल का साइज आइडियल होना चाहिए, प्रॉपर स्टब्स होने चाहिए, जीरोस को अच्छे से यूज किया जाए, हेडिंग्स प्रॉपर्ली दी हुई हो, एब्रीवेशंस अवॉइड करी जाए। एब्रीवेशंस क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स।
जैसे एग्जाम्पल को एग्जाम्पल लिख दिया, इंटरेस्ट को इंट लिख दिया, कैपिटल को कैप लिख दिया, ये सब नहीं होनी चाहिए एक अच्छे टेबल में, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, फुटनोट होना चाहिए और यूनिट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्यों करें, क्यों टेबुलर प्रेजेंटेशन पे फोकस करा जाता है, क्योंकि ये कैसी प्रेजेंटेशन होती है, सिंपल। इससे क्या किया जा सकता है, इजी कंपैरिजन, एनालिसिस भी इसमें कैसा होगा, इजी होगा, और ये इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है या नहीं है। अब टेबुलर, जब आप टेबल बनाओगे तो आप किस किस आधार पे बना सकते हो, क्वालिटीज के आधार पे बनाओगे तो क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव, नंबर्स के आधार पे बनाओगे तो क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल किसको बोलते थे, जरा यहां देखता हूं कितना याद है तुम्हें, टेम्पोरल किसको बोलते थे और स्पेटियल किसको बोलते थे, जल्दी जल्दी से बताओ जरा। क्वालिटेटिव तो हो गया जब आप क्वालिटीज के आधार पे डेटा को लिखते हो, क्वांटिटेटिव जब आप नंबर्स के आधार पे लिखते हो, टेम्पोरल किसको बोलते थे और स्पेटियल किसको बोलते थे, यस टेम्पोरल समय, जब हम टाइम के आधार पे करते हैं तो टेम्पोरल होता है, और स्पेटियल किसको बोलते थे, देख लिया शर्मा जी जब हम लोकेशन के आधार पे करते हैं तो उसको कोई बात नहीं, देख के भी बता दो, लेकिन याद रखो, पेपर में मत भूलना, अभी जा याद रख लो, देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटेटिव क्वालिटीज के आधार पे, क्वांटिटेटिव नंबर्स के आधार पे, अगर आप टाइम के हिसाब से कर रहे हो तो टेम्पोरल, लोकेशन या एरिया के आधार पे कर रहे हो तो स्पेटियल, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद वी हैव डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बच्चों। डायग्रामेटिक में हमारे पास बार डायग्राम्स होते हैं और पाई डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑगिव, और कुछ हमारे पास लाइन ग्राफ्स होते हैं जिसमें लाइंस होती हैं ग्राफ पे और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, बार डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं, हमने बनाए थे, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, और एक रह गया कौन सा, डेविएशन, जिसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। 360 डिग्री सर्कल पे बनाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट या फिर सर्कुलर डायग्राम्स, ठीक है। लो जी, ये हमारा कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर, ये डायग्रामेटिक, इसमें तो यही था, ठीक है। इसके बाद भी है हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑगिव। अच्छा जी, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या फर्क होता है, देखो बहुत सिंपल है। अगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये बार डायग्राम है बेटा, ठीक है। अगर मैं सेम में इनकी स्पेस खत्म कर दूं, मैं इसमें ऐसा बना दूं, ये क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया बेटा। ये क्या बन जाता है हमारे पास, हिस्टोग्राम, मतलब ज्यादा इसमें अलग कुछ नहीं है, वैसे ही बनता है, बस एक में स्पेस होती है, एक में स्पेस नहीं होती। एक चीज और देखो, सपोज ऐसे हमारा एक हिस्टोग्राम बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब आप अगर इसकी बिल्कुल सेंटर, अगर आप बिल्कुल सेंटर की लाइन जोड़ दो ना, ये ऐसे, तो ये पॉलीगन बन जाएगा। बिल्कुल सेंटर की लाइन जोड़ दो तो क्या बन जाता है, पॉलीगन बन जाता है। ऑल्दो हम इसको अलग से सेपरेटली बनाएंगे, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक बार बता रहा हूँ, ये क्या बन जाता है, पॉलीगन। ऐसी ऑगिव होता है जब मोर देन लेस देन सीरीज के लिए बनता है, मोर देन लेस देन के लिए जब बनता है ना, तो ऑगिव हमारे पास हमेशा इधर से बनता हुआ आएगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, तो ऐसे ऑगिव बनते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसको आपको सेपरेटली सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं वैसी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार वैसे ही बता रहा, ठीक है। तो देखो हमारे पास हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस चीज का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। हिस्टोग्राम इक्वल इंटरवल्स का भी हो सकता है और अनइक्वल इंटरवल्स का भी हो सकता है। पॉलीगन कैसे बनता है, जब आप ज्वाइन करते हो किसको, मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पॉलीगन बन जाएगा। इसका मतलब आपको पॉलीगन सीखने के लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी, हिस्टोग्राम बनाओ और उसके मिड पॉइंट जोड़ दो, क्या बन जाएगा, पॉलीगन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर करना हो, बार आपको आता ही है, उसमें स्पेस होता है, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्टली हिस्टोग्राम बन जाएगा, उसके बाद उसके मिड पॉइंट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीगन बन जाएगा। ऑगिव पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑगिव जो है वो सीएफ कर्व होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लेस देन और मोर देन मेथड पे बनता है, ये थोड़ा डिफरेंट चलता है, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हमारे पास अब आ रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसकी शुरुआत होती है हमारे पास अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, यहां पे हमारे पास शुरुआत होती है बच्चों अरिथमेटिक मीन। मीन के बाद वी हैव मीडियन, मीडियन के बाद वी हैव मोड, इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन। आ जाओ जी, यहाँ पे आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम फटाफट से सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार लिखते चलेंगे। मीन, ठीक है भूमि बेटा, कराता हूं। आओ जी, मीन में बच्चों सबसे ऊपर लिखो इंडिविजुअल सीरीज, फिर लिखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, फिर लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल में लिखो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल में दो ही होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। मीन को डिफाइन किससे करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, मीन को किससे लिखा जाता है? एक्स बार से लिखा जाता है। इंडिविजुअल सीरीज आया अगर, इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स होता है, डिस्क्रीट में एक्स भी होगा और एफ भी होगा। कॉन्टिन्यूअस में बाबू क्लास इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी होगा। क्लास इंटरवल यानी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट का क्या फॉर्मूला है? मीन अगर निकालना हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, डायरेक्ट। ठीक है, शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला है? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, ए क्या है? एज्यूम्ड मीन, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो आप एक्स में से। और डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। लो जी, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज के सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब डिस्क्रीट की बात करो। डिस्क्रीट में साथ में क्या जुड़ जाता है? एफ जुड़ जाता है ना, तो हर फॉर्मूले में एफ जुड़ जाएगा। वेरी सिंपल। डायरेक्ट क्या होगा? एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, शॉर्टकट में क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें स्टेप डेविएशन भी होता है। स्टेप डेविएशन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, ओके, बस एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर। और एफ डी डैश अगर आपको डी डैश निकालना हो तो डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन सी। सी का मतलब क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, अब जरा कॉन्टिन्यूअस में कराओ। कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला चलेगा? एक्स बार इज सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एम का मतलब मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां क्या चलेगा? सिग्मा, सेम फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन यहां पे जो डी है वो कैसे निकलता है? एम माइनस ए। यहाँ पे एक्स माइनस ए नहीं होता क्योंकि एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एम है यहाँ पे तो। ठीक है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। बस फर्क क्या आएगा? यहाँ पे भी डी एम माइनस ए निकलेगा और डी डैश डी अपॉन सी। ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ हमारे पास मीन में सीधे सीधे से जो सिंपल मीन होता है ना वो आ गया। अब कुछ छोटे छोटे प्रकार के मीन में सवाल और आते हैं, जैसे जैसे करेक्टेड मीन। जैसे हमारे पास होता है सबसे पहले करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन कैसे निकलता है? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें कैसे निकलेगा? एक्स बार इज सिग्मा एक्स, कौन से वाला? रॉन्ग वाला। ठीक है, सिंपली आप पहले इसमें ना आपको मीन दिया हुआ होगा तो पहले आप ऐसे फॉर्मूला लगाना, एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आपको ये भी दिया हुआ होगा और आपको ये भी दिया हुआ होगा। क्या आप यहां से ये ढूंढ लोगे सिग्मा एक्स, है ना? फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाना सिग्मा एक्स रॉन्ग, प्लस करना कौन सी वैल्यू? करेक्ट वैल्यू, माइनस करना कौन सी वैल्यू? इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन।
डिवाइडेड बाय n। यहां से आपका करेक्टेड मीन आ जाएगा। करेक्टेड मीन पक्का पेपर में आता है बेटा, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, इसके बाद आता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड का मतलब जब एक से ज्यादा वैल्यूज का मीन निकालना होता है। कैसे निकलता है बोलो? x बार 1n1 प्लस x बार 2n2 प्लस x बार 3n3 जितने भी होंगे डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 जो भी होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा मीन? कंबाइंड मीन। वेरी गुड। वेटेड मीन। वेटेड मीन बताओ भाई। x बार इज सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। वेरी गुड, बढ़िया हो गया जी। बस बाकी तो मिसिंग फिगर वाले होते हैं, मिसिंग फिगर वाले में चलती वही वैल्यूज है, और मीन में सेपरेटली हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है जी, परफेक्ट। क्या ये क्लियर है? ठीक हो गया। चलो अब डालेंगे हेडिंग मीडियन। चलो भाई ना लाइको, मीडियन क्या होती है? मिड वैल्यू। मीडियन क्या होता है हमारे पास? मिड वैल्यू। मीडियन को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। बताओ भाई, मीडियन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। ठीक है, अगर वैल्यू कैसी हो? ओड सीरीज हो तो ये चलता है। अगर इवन होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बोलो, साइज ऑफ n अपॉन 2 प्लस डिवाइडेड बाय, करेक्ट। ठीक है, n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन 2 मत कर देना, n अपॉन 2 प्लस 1। ये किस में चलेगा? अगर सीरीज कैसी हो? इवन हो। ठीक है, इंडिविजुअल में। करेक्ट है, बिल्कुल सही है जी। ये कौन सी सीरीज की बात हो रही है हमारे पास? इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट में क्या चलेगा बेटा? m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। ठीक है, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। बस यहां पे ध्यान रखना n क्या होता है? cf का लास्ट टर्म। इसमें आपको हमेशा cf निकालनी पड़ेगी, हमेशा cf निकालनी है। ऑलवेज अरेंज सीरीज को, सबसे पहले क्या करना है? हमेशा अरेंज करो एंड ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट? cf। हमेशा cf निकालो, अरेंज करना है और cf निकालना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूस में बोलो। यस, साइज ऑफ n अपॉन 2, n अपॉन 2th आइटम, और L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये मेन फॉर्मूला है, L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक हो गया बेटा। अब इसके अंदर, मीडियन के अंदर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाले बड़े ध्यान से देखने हैं, यानी लेस देन मोर देन वाले, और मिसिंग फिगर ध्यान से देखने हैं। इसके अंदर मेन चीज यही है। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है? सही है बेटा। अब एक छोटी छोटी सी चीजें और है, वो मैं आपको और बता दूं। इसी के अंदर ये जो मीडियन है ना, ये पार्टीशन वैल्यू होता है। मीडियन को हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू में मीडियन का क्या काम है? मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या हुआ? मिड वैल्यू। इसका मतलब अगर कोई ये सीरीज है, इस सीरीज के जो बिल्कुल सेंटर में आएगा वो क्या होगा? मीडियन। बिल्कुल सेंटर में आएगा, इसको क्या बोल देते हैं हम? मीडियन। यानी ये सीरीज को दो बराबर पार्ट्स में बांट देता है। इसी में बच्चों हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें और होती हैं, जैसे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स।
बहुत सिंपल, बिल्कुल मीडियम के ऊपर बैठते हैं ये, सेम जैसे मीडियम निकलता है ना वैसे ही ये निकलते हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे क्या क्या हुए, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। ठीक है, ये कुछ स्कूल में कराते हैं, कुछ में कट करा देते हैं, लेकिन हम फिर भी एक बार करके चल रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, इनकेस आ जाए तो उलझना मत। ठीक है, क्वार्टाइल्स क्या है बच्चों, देखो क्वार्टर किसको बोलते हैं, 25%, 25% वैल्यू। तो क्वार्टाइल्स सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 25-25 के 4, 25-25 के 4, यानी यहां पे ये तो मीडियन था। अब मैं अगर बोल दूं कि यहां पे 2 पार्टिसिपेशन और कर दो, तो क्या 4 वैल्यूज हो गई या नहीं हो गई। तो ये तो सीरीज की स्टार्टिंग हो गई, ये सीरीज की एंड हो गई। इसको बोलते हैं Q1, ये Q2 और ये Q3। भाई Q2 तो मीडियन ही है, Q2 तो हमको निकालना ही नहीं। तो क्वार्टाइल्स में हमको सिर्फ क्या निकालना होता है, Q1 एंड Q3। ठीक है, क्योंकि भाई Q2 तो मीडियन ही हो गया ना, किसी भी सीरीज को 25-25% की 4 पार्ट्स पे बांटना है, तो बीच वाला तो मीडियन ही हो गया, वही Q2 भी बनेगा। तो हम इसमें सिंपली क्या निकालते हैं, Q1 और Q3। ठीक है, अब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूला चलता है, लिखो जरा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, साइज ऑफ, ये देखो जरा, मीडियन में क्या था, साइज ऑफ n+1/2 है या नहीं था। बस यहां पे क्या होगा, साइज ऑफ n+1/4, क्योंकि वो क्वार्टाइल है। भाई मीडियन था तो 2 पार्ट्स में बंटता था, क्वार्टाइल है तो 4 पार्ट्स में बंटता है। तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, अब यहां पे Q3 है, तो साइज ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, n+1/4 आइटम। लो जी, ठीक है या नहीं है। Q1 और Q3 बेटा ऐसे निकल जाता है। ये कौन सी सीरीज के लिए चलता है, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, इंडिविजुअल के लिए और डिस्क्रीट के लिए। बस फर्क क्या है, इंडिविजुअल में तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही है, डिस्क्रीट में n का मतलब CF का लास्ट टर्म, वो ध्यान रखना है। हाँ जी, फॉर्मूला सेम है दोनों में, इंडिविजुअल में भी डिस्क्रीट में भी। कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूला बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, साइज ऑफ n/4, n/4 आइटम। और उसके बाद फिर दूसरा फॉर्मूला क्या चलेगा, हाँ बोलो बोलो, L1 प्लस n/4, ये क्वार्टाइल है, तो n वहां n/2 था, या n/4 है, माइनस CF/F इंटू आई, हो गया Q1 हो गया। वहीं अगर Q3 निकालना होगा तो साइज ऑफ n/4 तो चल ही रहा है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3n/4 माइनस CF/F इंटू आई, ये हो गया, ये निकल गया Q3। ठीक है, क्या ये क्लियर है, 3n/4 माइनस CF/F इंटू आई, परफेक्ट। तो ये हो गया क्वार्टाइल्स, फर्क कुछ नहीं है, वही है। इसमें भी पहले ये लगेगा, 3n/4 लगेगा पहले, फिर ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो यहां पे भी Q3 में पहले ये लगेगा, साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम, फिर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, उस बॉक्स में फॉर्मूला लगाना, जैसे मीडियन का लगाते थे। सही है, अब सीरीज को अगर 2 पार्ट्स में बांटू तो क्या बनता है, मीडियन। 4 में बांटू तो क्या बनता है, क्वार्टाइल्स। 10 पार्ट में बांट दू तो क्या बन जाएगा, डिसाइल। डिसाइल सीरीज को कितने पार्ट्स में बांटता है, 10 में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये सीरीज है जी आपकी, ये आपकी सीरीज है, कोई भी लाइन है, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, लो जी हमने बिल्कुल सेंटर में कर दिया, ये क्या हो गया, मीडियन या फिर Q3, है ना। अब मैं बोलूं जी नहीं, इसके 25-25% करो, तो ये क्या हो गया, Q1 Q3, ये Q2, Q1 और Q3। अब मैं बोलूं कि नहीं, इस सीरीज को कितने पार्ट्स में बांटो, 10 पार्ट्स में बांटो। तो 10 पार्ट्स में अगर बांटूंगा तो फिर 10 पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 10 पार्ट में बट गया, है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए या नहीं हो गए। तो ये जितने भी निकल के आए, ये सब क्या है, डिसाइल्स, ये सब क्या है, डिसाइल्स। तो डिसाइल में क्या फॉर्मूला चलेगा बताओ,
अब मैं आपको बोल दूं कि D6 निकालो, तो बस यहां पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 6n+1/10। इस बार डिजाइल है, डिजाइल 10 पार्ट्स में बांटता है, ठीक है या नहीं है। मैं आपको बोलूं कि भाई D8 निकालो, तो क्या फॉर्मूला चलाओगे, साइज ऑफ 8n+1/10, ठीक है। मैं आपको बोलूं D3 निकालो, साइज ऑफ 3n+1/10, ठीक है या नहीं है भाई। ये कॉमन चीज है, देखो ये कॉमन है, साइज ऑफ n+1 इज कॉमन। डिवाइड में अगर मीडियन है तो क्या लिख देते हैं 2, क्वार्टाइल है तो क्या लिख देते हैं 4, डिसाइल है तो क्या लिख देते हैं 10, परसेंटाइल है तो 100, क्योंकि परसेंटाइल में परसेंटेज निकलती है, परसेंटेज कहां तक जा सकती है 100 तक। मैं बोलूं कि P72 निकालो, चलो अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिविजुअल सीरीज है और P72 चाहिए मुझे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, साइज ऑफ 72 n+1/100th आइटम, खत्म। इंडिविजुअल में भी यही, डिस्क्रीट में भी यही। अगर ये कॉन्टिन्यूस होती, कॉन्टिन्यूस सीरीज, फिर क्या करते, साइज ऑफ 72 n/100th आइटम, फिर L1 प्लस 72 n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू ऐसे। ये परसेंटाइल होती है ही मीडियन वाला काम ही, सेम मीडियन वाला काम है, बस मीडियन में डिवाइड में 2 चलता है, क्वार्टाइल्स में 4, डिसाइल्स में 10, परसेंटाइल्स में 100, ये फर्क होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। स्कूल में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो और बढ़िया, ठीक है, फर्क कुछ नहीं है। ओके चलो, वासु पहले करा, आने का नहीं कराया नहीं तुम्हें, चलो बढ़िया बात है, नहीं कराया तो ठीक हो गया जी, मीडियन खत्म। इसके बाद वी हैव मोड। मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z। मोड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Z से, ठीक है। अब बताओ Z में इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या बस देख लूं कि जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो भी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, रिपीट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वो आपका मोड है, ठीक है। डिस्क्रीट में कैसे देखते हो, डिस्क्रीट में देखते हो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड है। कॉन्टिन्यूअस में कैसे निकालते हो, बताओ जी, L1 प्लस F1 माइनस डिवाइडेड बाय इंटू आई। आपको याद कराया था 10/102, सब जगह F है, बस 10102, ठीक है। तो मोड में ध्यान रखना, यहाँ पे टॉइस जरूर लगाना, 10/102 में नीचे टॉइस भूल जाते हैं बच्चे। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसमें इंपॉर्टेंट होता है ग्रुपिंग मेथड, इसमें बच्चों ग्रुपिंग मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड बिल्कुल भी भूलना नहीं है, कैसे ग्रुपिंग होती है, कैसे एनालिटिकल टेबल बनेगा, कैसे ग्रुपिंग टेबल बनेगा, वो आना चाहिए आपको। इसके बाद वी हैव कौन से नंबर, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर दो प्रकार के, कौन कौन से, जल्दी जल्दी बताओ, सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड। अब बताओ सिंपल में क्या क्या होता था, सिंपल एवरेज, सिंपल एग्रीगेटिव, और वेटेड में वेटेड एवरेज और वेटेड एग्रीगेटिव। लो जी, फटाफट से लिख के चलेंगे बेटा। हमारे पास मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ये अच्छा हुआ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हटा दिया इन्होंने अभी, ये तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन तो और खतरनाक था। उसमें हम मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ जी, सिंपल एग्रीगेटिव में हम क्या करते हैं, P01 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये सिंपल एग्रीगेटिव है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है।
सिंपल एवरेज में हम सबको कवर करते हैं, हर आइटम को कवर करते हैं, इसीलिए वो सिंपल एवरेज है। उसमें क्या होता है, सम ऑफ, इस बार ब्रैकेट बन जाएगा बेटा, हर वैल्यू का अलग, P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, हर आइटम को अलग कंसिडर करके चलेंगे। इसमें तो जस्ट सिंपल सम कर दो P1 का, सम कर दो P0 का, 0 मतलब बेस ईयर, 1 मतलब करंट ईयर, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेटेड की, तो वेटेड एवरेज क्या है, सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ठीक है। R कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, W गिवन होगा, अगर कभी गिवन ना हो P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0, वैसे गिवन होगा, ठीक है। एग्रीगेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके अंदर तीन फॉर्मूलाज है मेन, एक है लास्पेयर्स, एक है पाशेज, एक है फिशर्स, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। लास्पेयर्स में इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, सिग्मा पी क्यू ऐसे कैसा रख दो इंटू 100, 1000, ये आ गया जी, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। पाशेज बताओ, पाशेज में कैसे निकलता है, पी क्यू इंटू 100, यहां क्या है 1101, ठीक है। फिशर्स में बताओ कैसे निकलता है, फिशर्स थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, उसको यहां लिख देता हूं, पहले तो अंडर रूट ले लूं, क्या सम ऑफ पी क्यू 1000 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 1101 इंटू 100, ये आपका क्या बन गया, फिशर्स मेथड। तो ये आपका लास्पेयर्स है, ये पाशेज है, और ये हमारा फिशर्स है, ठीक है। मेन इंडेक्स नंबर में हमने ये सब पढ़ा था, राइट। एक छोटा टॉपिक और पढ़ा था जिसका नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने मेथड थे, दो, कौन कौन से जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट। बोलो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला था, लास्ट पेयर वाला, बिल्कुल सही, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और फैमिली बजट में क्या है, सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, करेक्ट। प्राइस रिलेटिव कहीं निकालने को आ जाए तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपने सिर्फ क्वांटिटी लेनी थी, उसमें मैंने आपको क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लिखवाया था, सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू W अपॉन सिग्मा W इंटू 100, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पता आता नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। आखिरी चैप्टर आपका जो पढ़ा आपने वो कौन सा पढ़ा, कोरिलेशन। कोरिलेशन परफेक्ट हो सकता है, हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है ना। कोरिलेशन पॉजिटिव में भी जाता है, कोरिलेशन नेगेटिव में भी जाता है। बताओ जी, कोरिलेशन, दो मेन इसके फॉर्मूलाज हैं, डिनोटेड बाय आर, क्या क्या नाम था, कार्ल पियर्सन्स मेथड और स्पियर्समैन्स मेथड। कार्ल पियर्सन्स में बेटा पहले तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिखवा दो, डायरेक्ट वाला, R इज इक्वल टू सिग्मा XY डिवाइडेड बाय, बोलो जी, अंडर रूट सिग्मा X² इंटू सिग्मा Y²। ये हमारा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट, ठीक है। इसमें हम शॉर्टकट जो है वो तो आपका फेवरेट है, बताओ क्या है, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n। पहले तो ये dx dy लिख के फिर उसको तोड़ दो, dx इंटू dy अपॉन n, फिर डिवाइडेड बाय कितने रूट लगाऊं, दो, एक x के परिवार के लिए और एक y के परिवार के लिए, दो झोपड़ी बना दी, एक x के लिए और एक y के लिए। सबसे पहले x का परिवार, सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n। फिर y के परिवार के लिए सिग्मा, लो जी,
ठीक है, शॉर्टकट आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, डायरेक्ट तो सीधा सीधा जो है वो है ही। ठीक है, और स्पीयर्समैन में बेटा रैंकिंग वाला मेथड है, ये सिंपल है। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, D कैसे निकलता है? R1 माइनस R2। ठीक है, अब एक मेन चीज, अगर इसके अंदर रिपीटिशन हो जाए स्पीयर्समैन में, एक नंबर बार बार आ जाए, तो कौन सा डब्बा ऐड होता है? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। जितने नंबर रिपीट होंगे उतने डब्बे, वो नंबर जितनी बार रिपीट होगा दैट इज एम, वो एम में भरना है आपको, है ना। प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एम। लो जी, ये बेटा हमारे पास पूरा का पूरा ये कार्ल पियर्सन आ गया डायरेक्ट, ये आ गया शॉर्टकट। अच्छा एक बार इसमें मुझे बता दो कि ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, एक्स स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई कैसे निकलेगा? वाई माइनस वाई बार। बार निकालना आता है आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बाकी तो सिंपल है, यहाँ पे डी R1 माइनस R2 करके निकलता है। रिपीट अगर हो जाए तो ये आपको ऐड करना है 1/12 एम क्यूब माइनस एम। जितने नंबर रिपीट हुए उतनी बार, और जितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ दैट इज द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है बेटा, परफेक्ट, ओके। ये था आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स की किताब।